हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का भारत के प्यारे खूबसूरत शानदार जानदार प्लेटफॉर्म आर्मी स्टडी पे एक जबरदस्त प्यारी प्रश्नोत्तरी क्लास के साथ पुणे में सुरेंद्र मुंडेल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक तरोताजा और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी प्यारी पढ़ाई में। क्योंकि आपका एग्जाम डेट अब कभी भी दोस्तों आ सकता है। आप लोग अपनी तैयारी जितनी बेहतरीन कर सकते हैं वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वो कहते ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला ऐसा रखे कि इस बार नेवी का एग्जाम अच्छे मार्क्स से करना पार। चलिए दोस्तों, सभी प्यारे जवानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लीजिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन। करंट जीके का एक तगड़ा क्वेश्चन। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? बहुत ही अच्छा और खूबसूरत प्रश्न ये बन जाता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि आपको इसीलिए बताना है क्योंकि ये दोस्तों रायसीना डायलॉग सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य अतिथि। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत है। ए वाला आंसर बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही प्यारे और अच्छे आंसर आप लोगों को देते रहना है और आगे दोस्तों बढ़ते रहना है। मैं कहता हूं, अब देखो ये रायसीना दोस्तों, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2026 कहां पे हुआ? दिल्ली। मुख्य अतिथि, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि मैं कोई भी सीन देखता हूं, कोई भी डायलॉग देता हूं, तो कोई भी जेंडर मुझे फिर से ना करे बीच में डिस्टर्ब। क्योंकि रायसीना डायलॉग सम्मेलन फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। ओके, साने ताकाई जी, बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा इसका। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों, जापान की पहली बार महिला प्रधानमंत्री। बोले कौन सी महिला को बनाए? बोले ऐसी महिला देखो जो शानदार है, जो ताजी है, जो बहुत अच्छी है। क्योंकि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची है। आसिफ अली जरदारी दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रपति है। पाकिस्तान वाले कभी भी किसी से कर सकते हैं गद्दारी। पाकिस्तान का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। मोहम्मद मुइजू, मोहम्मद मुइजू दोस्तों याद रखना, मालदीव की राष्ट्रपति। बोले जी वो उससे बहुत तगड़ा माल देवे, और माल देवे तो भाई उसके तो मौज ही मौज है। क्योंकि मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू है। ओके, अगला क्वेश्चन। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइए। मैं आपको बताता हूं कि भारत में कुल रेलवे जोन दोस्तों, भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या है 19। कैसे याद होगा? जॉन ने का देखो, ये ने का तो क्या कर दिया आपने, ने ये डंडा है तो डंडा लगा दिया और कितना हो गया? 19 हो गया जी। ओके, और आप सभी का बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ कर दो भाई? कलकत्ता के अंदर कर दो। किधर? कलकत्ता। ओके, चलिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताओ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी देश बताओ आप लोग जल्दी से। मैं बता देता हूं कुल देश। कुल देश दोस्तों 15 होते हैं। स्थायी देश और अस्थायी देश। क्या बताया आपने? क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तैयारी है आप लोगों की। तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी भाई? 5 हो जाती है। तो आपको स्थायी सदस्य देश कितना रखना? 5 रखना। अस्थायी कितना? 10। और अस्थायी का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? अस्थायी का कार्यकाल होता है दोस्तों 2 वर्ष। अस्थायी का कार्यकाल है 2 वर्ष। और भारत 8 बार रह चुका है स्थायी सदस्य। भारत 8 बार का मतलब है 16 वर्ष बना। एक बार का कार्यकाल कितना साल हो गया? 2 साल। 8 बार का कितना हो गया? 16 साल। तो भारत अस्थायी सदस्य कितनी बार रहा दोस्तों? 8 बार, मतलब 16 साल। कुल देश कितने होते हैं इसमें? 15। स्थायी 5, अस्थायी 10। अस्थायी का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। तो स्थायी सदस्य कितने? 5, जिनको विटो पावर है। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए और दोस्तों चीन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन।
नीली क्रांति का संबंध किसे? नीली, कपास, मत्स्य पालन, जल प्रदूषण, डेयरी। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर आने दीजिए। चलिए दोस्तों, एक बार बहुत ही शानदार एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और बहुत ही तगड़ा है जी प्रश्न, और अच्छा है आपका आंसर, मत्स्य पालन दोस्तों। मत्स्य का मतलब मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी की वजह से पृथ्वी का रंग नीला है, और पानी में मछली रहेगी तो वो हो जाएगी गिली गिली, और क्रांति कर दो भाई नीली नीली। ठीक है जी, तो मत्स्य पालन के लिए हो जाता है दोस्तों नीली क्रांति। चलिए अगला, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? बताओ हुए कब थे, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। 1930 ईस्वी। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ को दोस्तों क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल गेम्स बोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, ये खेल का जबरदस्त टॉपिक है, और आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कनाडा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। कनाडा के अंदर शहर का नाम है हैमिल्टन। कनाडा में हैमिल्टन। और दोस्तों याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ होगा? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बनेगा ये, अहमदाबाद में। और सॉरी 2030 में अहमदाबाद में। 2026 में कहाँ होगा? 2026 में होगा गलास्को। 2026 में कहाँ होगा? गलास्को, स्कॉटलैंड। हाँ जी। चलिए प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे आपके सामने। प्रश्न आपकी स्क्रीन में अच्छे अच्छे हैं। पहली बार 1930 में, और 2030 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में, 26 का ग्लासगो स्कॉटलैंड, बहुत मोस्ट है। यह भी एयरपोर्ट्स में भी आया था ये वाला। और पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था 1930 के अंदर दोस्तों। ठीक है जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। असम में मनाया जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पे आयोजित होता है? और बिहू पर्व दोस्तों वर्ष में 3 बार। बोले बहू कितनी बार आनी चाहिए? बोले भाई साल में कम से कम 3 बार आनी चाहिए। बोगली बिहू, काती बिहू और मागी बिहू, 3 प्रकार की बिहू। और बिहू का जो पर्व है वो बिल्कुल आप ठीक बता रहे, नई फसल का स्वागत होता है जी, नई फसल का स्वागत। बोले बहू कब आ रही है? बोले बहू आ रही है आसाम। बहू कब आ रही है? बोले बहू आ रही है आसाम, क्योंकि बिहू नृत्य किस राज्य का है? आसाम। ठीक है भाई। अगला, भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों। भीतरकनिका मैंग्रोव वन भी है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल दोस्तों। राइट वाला आंसर आने दीजिए। बहुत ही खूबसूरत है। राकेश, आर्मी लवा, विकास कुमार, हरिओम, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर ओडिशा। ओडिशा बिल्कुल राइट है। ओडिशा, देखो वो आदमी कहाँ गया? बोले वो ओडी के भीतर बैठ गया। वो ओडी के भीतर बैठ गया, तो ओडिशा में क्या कर दो? भीतरकनिका कर दो। ठीक है जी। चले, और ओडिशा के अंदर सबसे मोस्ट है शिमलीपाल। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 107वां राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों भारत का। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन है? शिमली। तो शिमली किस में बैठ के चली गई? शिमली, शिमली ओडी में बैठ के चली गई, अकेली थी, बाद में उसके साथ में हो गई। ठीक है, तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। ठीक है भाई। चलो, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस साहब के गुरु कौन है? सीआर दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु है, और बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा आंसर कर दिया शुरू, सुभाष चंद्र बोस। देखो, नंबर ब्लॉक वही कर सकता है जो होगा मोटा बॉस। जो होता है ना बॉस, वो किसी का भी नंबर क्या कर देता? ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक और नाम क्या कर दो? सुभाष चंद्र बोस। इनके गुरु कौन है दोस्तों? सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास। ओके, इनकी किताब ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछी जाती है। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
ये इनका बुक है। और महात्मा गांधी साहब, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और भी है इनका हिंद स्वराज। ये प्रमुख किताबें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू साहब की है। चेराव बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? चेराव, बताइए। आज ओ जी, मैट्रिक बता देता अभी आप, बिल्कुल ऐसे ही बताओ, मेरे बताने से पहले बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चेराव बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला एक बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? दोस्तों आप कहोगे सर आज बिल्कुल ठीक बता रहे हैं लगभग स्टूडेंट, मिजोरम राइट हो जाएगा। बोले आज मजा आ जाएगा जब हम उसका कर लेंगे बांस की लाठियां लेके घेराव। आज मजा आएगा, उसको पीटेंगे, बांस की लाठियां लेके उसका करेंगे घेराव। मिजोरम के अंदर नृत्य होता है चेराव। हैं? अरुणाचल के अंदर युद्ध और मुखौटा नृत्य। अरुणाचल में युद्ध और मुखौटा नृत्य। सिक्किम में चू फाट। बोले थोड़ा सा कम है, वो कम गया है फाट, सिक्किम में कर दो चू फाट। ठीक है। अरुणा के साथ उसका युद्ध हुआ भाई, ये काम हुआ रे खोटा। अरुणाचल के साथ युद्ध और कर दो मुखौटा। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कौन है भारत का मिसाइल मैन? राइट आंसर आने दीजिएगा। ये तो सभी का राइट आ रहा है जी। राइट हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब दोस्तों मिसाइल मैन हो जाता है जी। इनकी बुक के बारे में पता होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर। इन्होंने एक मिसाइलें बहुत सारी बनाई है जो किसी भी देशों पे कर सकते हैं हम फायर। इनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है जी? दिलवाड़ा, इतना मैं बता दूं कि दिलवाड़ा आबू राज में है। माउंट आबू का नाम हो गया आबू राज। आबू राज सिरोही राजस्थान में। तो बताइए दिलवाड़ा के दिल, देखो दिल किससे लगता है? जान से लगता है। दिल तो जान के साथ लगता है, तो दिलवाड़ा और जान मंदिर कर दो। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, आबू राज सिरोही राजस्थान में है। मोरिया आँच बोलो रे तू तो ढलती रात में साथ में। आबू रे पहाड़ों में बोला है वो मोर। तो जान धर्म दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है जी। अल्पाना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पाना, बताइए। अल्पाना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? देखो महाराष्ट्र के अंदर है रंगोली। बोले उसने चलाई थी गोली वो मारा गया। उसने चलाई थी गोली वो मारा गया, क्योंकि रंगोली महाराष्ट्र, आप लोग बता रहे बंगाल, बिल्कुल सही है। वो कहता ना आर्मी स्टडी में पढ़ाई करना सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अल्पना है। ऐसे तगड़े बंगले बनाने की हमारी भी कल्पना है। ऐसा अच्छा बंगला बनाने की हमारी भी बोले कल्पना है। बंगाल में दोस्तों अल्पना है। ठीक है जी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक का लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक का लेखक कौन है? राइट वाला आंसर आने दीजिए। नाम है संजय बारू। एक्सीडेंट करके बोले मैं उसे आज ही मारूं। एक्सीडेंट करके मैं उसे आज ही मारूं, क्योंकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। लेकिन अभी की पुस्तक दिया सलाई चर्चा में। दिया सलाई पुस्तक कैलाश सत्यार्थी कहते हैं ना आदमी को जीवन में सत्य बोलना चाहिए तभी उसकी होती है भलाई। नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी। और पुस्तक हो जाती है दोस्तों दिया सलाई। ओके चलो जी। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? हाँ जी बताइए। मैं तब तक लिख देता हूं भारत का प्रधानमंत्री। भारत के पीएम कौन थे? AB वाजपेयी।
कारगिल युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल राइट हो जाता है आप लोगों का नवाज शरीफ। दिखने में शरीफ था लेकिन ये लड़ने के लिए कार लेके आ गया, लेकिन हमने और हमारी सेना ने इस युद्ध को जीत के हमारा जीता दिल नवाज शरीफ युद्ध था कारगिल। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? देखो राजधानी मुद्रा का टॉपिक मैंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से सारी जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो मुद्रा राजधानी के दो दो तीन तीन पांच पांच क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में देखे गए हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग हर टॉपिक को बड़ी बारीकी से अच्छे से पढ़ ले। बिल्कुल राइट हो जाता है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की मुद्रा है डॉलर। क्योंकि न्यूजीलैंड के तेज गति वाले होते हैं दोस्तों बॉलर। न्यूजीलैंड के तेज गति वाले होते हैं बॉलर। मुद्रा क्या कर दो? डॉलर। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय था? मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी भाई? 1885 के अंदर। संस्थापक आप हमेशा जानते हैं इसका और कई बार एग्जामों में पूछा गया। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ड्यूम नहीं है, ए.ओ. ह्यूम है। और आप लोगों का लगभग स्टूडेंट्स का ठीक रहेगा लॉर्ड डफरिन। हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 85, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। इस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डफरिन। ये एक बार दोस्तों एयरफोर्स में आया हुआ है तो नेवी में भी आ सकता है। ओके, इसके टाइम में भारत में प्रथम जनगणना कराने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या उपग्रह? बताइए। आने दीजिए एक और खूबसूरत आंसर। उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। बिल्कुल क्षुद्र ग्रह राइट हो जाएगा। वो कहते ना बोले उस मंगल का पति या उस मंगली का पति या उस कमला का पति मंगल कभी नहीं सुधरे। उसे कितना भी समझा दो उसका पति मंगल्या कभी नहीं सुधरे, क्योंकि बृहस्पति और मंगल के बीच में कौन है? क्षुद्र ग्रह जो सौरमंडल के अंदर पड़े हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? क्योंकि वो पहले से उपजाऊ है, वो मिट्टी पहले से अच्छी उपजाऊ है तो उसको ज्यादा उर्वरक क्षमता की जरूरत नहीं है। मतलब जिसके लिए सबसे कम उर्वरक क्षमता चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा भाई। और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहां पाई जाती है? मैदानी भागों में। मैदानी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। काली दोस्तों कपास, लाल के लिए दोस्तों चाय। लेटेराइट में काजू, काजू खाता है राजू और लेट जाता है लेट नाइट। काजू और लेटराइट। और देखो चाय की पत्तियों को अगर गर्म करोगे तो कैसी हो जाएगी? लाल। काली कैसे होगी? पास काली कर दो कपास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? मतलब इसरो की स्थापना पूछी जा रही है। आने दीजिए राइट और प्यारा वाला आंसर। इसरो की स्थापना। बहुत ही खूबसूरत मेरे प्यारे जवान। और ऐसी ये लगातार तैयारी आपकी बिल्कुल आपको आगे बढ़ाएगी, खूब आपको आगे बढ़ा देगी, ऐसा आगे बढ़ाएगी कि आप सफल हो जाओगे। 15 अगस्त 1969। और इसका हेड क्वार्टर हमेशा ध्यान रखें, पूछे गए हैं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म देखो, नेवी में फुल फॉर्म में भी ध्यान रखना। जैसे इसरो की फुल फॉर्म पूछ ली, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 22वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच में है? 22 डिग्री। लीबिया सूडान में मैं बता दूं 20 डिग्री है। और यही हो जाएगा राइट। कैसे याद करते हैं मैं करवा दूंगा अभी। इराक और ईरान के बीच में है 31 और इनके बीच में है 49 डिग्री। कैसे याद करो? देखो मैं कराता हूं। मिस बाईशा को ले गया डॉन। देखो 22 है ना, 22। मिस बाईशा को ले गया डॉन। मिस्र, 22 और सूडान। ई से इराक, ई से ईरान, ई से 31। और अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूएसए। यू का क्या ले लिया मैंने? 4 ले लिया। देखो यू क्या बनना चाहता है? 4 बनना चाहता है, 4 लिया।
कनाडा में ने का क्या कर लो, कनाडा में ने का करना लो, नो बना लो, तो क्या हो गया, यूएसए कनाडा में 49 हो गया। ये प्यारे ट्रिक आपके सामने। अगला, पायल नाग का संबंध कौन से खेल से? पायल नाग क्या कमाल खिलाड़ी है। अरे भाई दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, फिर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इस खेल की हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, वहां गोल्ड जीत के नाम अपना इतिहास में अमर कर लिया। नाम है इसका दोस्तों तीरंदाजी का खिलाड़ी, तीरंदाजी की खिलाड़ी है। तो दोस्तों तीरंदाजी या जिसको आर्चरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्चरी बोलते हैं। और पायल नाग का जो संबंध है वो किस राज्य से? ओडिशा। भारत की आन बान शान बन चुकी, पूरे वर्ल्ड में पहचान बन चुकी पायल नाग के लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं। 10 साल की जब ये लड़की थी तो इसने बिजली की चपेट में आने से अपने 4 अंग ये खो दिए, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। आज वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता है पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में बैंकॉक की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो पायल नाग जिसने कर दिया अन्य सब खिलाड़ियों को घायल, लगा दी आग, नाम है पायल नाग। लोकप्रिय गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कातिले बाजू में कितना दम है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, चलिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों राइट वाला आंसर अपना आने दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत आप बता रहे हैं, श्री रंगपट्टनम संधि। जी कौन सी? श्री रंगपट्टनम संधि। टीपू सुल्तान स्वयं को मैसूर का शेर भी कहता था। मोहिनी आइटम किस राज्य की नृत्य शैली है? बहुत बार पूछा जाता है मोहिनी आइटम। ऐसे आइटम बिल्कुल सही बताते हुए आप सभी मोहिनी आइटम कहाँ कर दो? केरल में कर दो भाई, भंगड़ा कर दो, यहाँ पे पंजाबी भंगड़ा। असम के अंदर क्या कर दो? बिहू जिसकी हम बात कर रहे थे। राजस्थान में घूमर, हमारी घूमर छेन केराली ये माँ। उत्तरी कोरिया की राजधानी कौन है? बीजिंग, प्योंगयांग, नाम पैन और काबुल। बताइए उत्तरी कोरिया की राजधानी। राजधानी मुद्रा रेडी होना चाहिए आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का। बोले उसने ज्यादा पी ली थी अभी तक नहीं उतरी, तो तभी तो प्यो प्यो कर रहा है, प्योंगयांग हो जाता है। चीन कर दो। नाम पैन किसकी राजधानी दोस्तों? नाम पैन दोस्तों कंबोडिया की राजधानी काबुल। अब कैसे होगी? काबू में कैसे आएगी बाबू? तो नाम क्या कर दो? अफगानिस्तान के अंदर कर दो काबुल। अफगानिस्तान में काबुल कर दो, नाम पे नहीं कंबोडिया कर दो, बीजिंग चीन कर दो और प्योंगयांग उत्तरी कोरिया। इस प्रकार से दोस्तों आज के प्यारे और तगड़े क्वेश्चन यहाँ होते हैं मेरे जीके के कंप्लीट। हर हर महादेव, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद से भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को और जबरदस्त तरीके से आगे की ओर ले जा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, एमआर के जितने भी सोल्जर है तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा मॉडल पेपर आज शुरू हो रहा है 11वां। आपने अब तक देखा होगा जीके के सवाल आपने लगाए। आपके तो 3 ही सब्जेक्ट है भाई, जीके, मैथ और साइंस, जिसमें आपको 50 सवाल मिलेंगे और 30 मिनट में आपको करना है, फटाफट अंदाज में आपको आगे चलना है। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी सेशन को दबा के एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और अपन साइंस के सवालों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से।
कहते हैं ना, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की प्रबलता मूल रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है? रंग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, समयावधि। बताइए किसके द्वारा निर्धारित होती? किसी ध्वनि तरंग की प्रबलता मूल रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो दोस्तों प्रबलता का मतलब होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी जो होती है प्रबलता, वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती है। आई समानुपाती ए का स्क्वायर, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए। पिज्जा, पास्ता, नूडल्स आदि जैसे फास्ट फूड आइटम किससे भरपूर होते हैं? खनिज, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? ये आपके भोजन के स्रोत में से पूछा जा रहा है सवाल कि पिज्जा, पास्ता, नूडल्स ये सब फास्ट फूड होते हैं दोस्तों, और ये जो है इनके अंदर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है अपन को। तो दोस्तों देखो, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, इनके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन सबसे ज्यादा शैवालों में पाई जाती है, शैवाल के बाद मशरूम आते हैं, मशरूम के बाद में फिर सोयाबीन आता है, इनके अंदर पाई जाती है। ओके, चलिए। मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट? भाई मसल्स और शरीर के अन्य ऊतक की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए और मरम्मत के लिए, जैसे चोट लग जाती है तो वापस अपन देखते हैं ना, धीरे धीरे वहां पर चमड़ी वापस आ जाती है, तो टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए और ऊतकों की ग्रोथ के लिए, तो वहां पर बॉडी बिल्ड पदार्थ एक ही होगा, प्रोटीन। वसा दोस्तों प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देती है, प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा। प्रति ग्राम भोजन में सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है वो आपके वसा है। ठीक है, चलिए। अधातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारों के साथ होने पर लवण और जल बनता है। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? कितना लंबा चौड़ा सवाल किया है, ये इतना ही तो पूछ सकता था पूछने वाला, तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। लेकिन नहीं, हमारे को कंफ्यूज करने के लिए सवाल को बड़ा बना दिया कि अधातु के ऑक्साइड की जब क्षार के साथ में अभिक्रिया करते तो लवण और जल बनता है। वैसे ऊपर वाली लाइन से भी उत्तर आ सकता है, भाई किसकी क्रिया आप क्षार से करवाते हो? तो लवण प्लस जल बनता है, तो यहां से भी सीधा सीधा उत्तर होगा जी, वो अम्ल होगा। तो अम्लीय प्रकृति इसकी नेचर होगी, तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज कौन सा है बताओ? मक्खन का पिघलना, बिजली के बल्ब का चमकना, रोटी सेकना, एक ठोस का ऊर्ध्वपातन। रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कौन सा है, ये आपको उत्तर देना है जी। आने दीजिए फटाफट। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में आप जानते हैं कि जब ए से कोई बी बन जाए तो बी से ए नहीं बनता है। जब ए से बी बनता है तो बी से ए नहीं बनेगा। तो दोस्तों ए की दिशा में देखो, पिघलना, चमकना, ऊर्ध्वपातन, ये तीनों भौतिक में। रोटी सेकना ये दोस्तों रासायनिक में जाएगा, क्योंकि जब रोटी सेकते हैं तो जो आटा होता है ना एकदम नम होता है, वो एकदम पक जाता है, तो एक
यूं कह सकते हैं वो थोड़ा सा टाइट बन जाता है। अब वापस क्या वो उस अवस्था में आ सकता है जिस अवस्था में वो पहले था? तो नहीं आ सकता। तो यहां पर सही जवाब होगा रोटी सेकना, ये एक रासायनिक परिवर्तन माना जाएगा। नेक्स्ट है ओम का नियम किससे संबंधित होता है? भाई ओम का नियम देखो क्या होता है, आप जानते हैं V समानुपाती I, एक्चुअल में तो यही है। तो V बराबर जब अपन यहां पर बराबर लाते हैं समानुपाती हटाकर तो कांस्टेंट आता है R। तो ओम का नियम किससे रिलेटेड हुआ? एक तो देखो यहां पर लिखा हुआ है विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। भाई तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए ना। V का मतलब विभवांतर हो गया, I का मतलब धारा हो गया और R का मतलब प्रतिरोध हो गया। तो ओम का नियम इन तीनों के बारे में बताता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। भाई ओम का नियम विद्युत धारा में हम पढ़ते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। चलें आगे, चलो। संवेग जो होता है दोस्तों वो द्रव्यमान और किसका उत्पाद है? दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण। अब जिसको ये पता है कि संवेग का सूत्र क्या है वो तो आराम से बताएगा। बताओ देखें। शाबाश, वेरी गुड। तो दोस्तों देखो संवेग होता है P बराबर mv। m का मतलब द्रव्यमान गुणा v का मतलब हो गया जी वेग। तो संवेग द्रव्यमान और वेग से बनने वाला एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो ये तो सूत्र से ही सोल्व हुआ है ना, अगर आपको सूत्र पता है कि संवेग P बराबर mv। वैसे देखो हम गति के नियम में संवेग के 3 कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। मैंने हर वो कॉन्सेप्ट करवाया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है ये आपको बताना है जी। तो एंटी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन तो होता है माइनस और माइनस का एंटी पार्टिकल होता है प्लस। तो वो होगा दोस्तों कौन सा? पॉजिट्रॉन। इसको धनात्मक बोला जाता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से ये। और इसका एंडरसन ने खोज किया था। एंडरसन ने इसका क्या किया था? खोज किया था, ध्यान रखना। एनीमिया के रोगी में किसकी कमी होती है? आयोडीन, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम। एनीमिया का जो मरीज होता है दोस्तों, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अक्सर ब्लड की उसमें कमी हो जाती है। अब जिसको ये पता है कि ब्लड में क्या पाया जाता है उसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा। यहां पर देखो कैल्शियम की अगर कमी होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या पड़ती है जी? कमजोर। मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए तो पत्तियों का पीलापन होता है। हरिमाहीनता, रंजकहीनता, पत्तियां पीली पड़ जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसको हम गलगंड कह सकते हैं, जिसको हम गोइटर के नाम से भी जानते हैं। और अब बचा कौन सा? लोहा या आयरन। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब न्यूटन के नियम, आपके गति के नियम सिलेबस के अंदर स्पेशली दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन की गति के नियम के अनुसार कौन सा सही है। तो पहला एक ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो प्रथम नियम से बल की परिभाषा दी जाती है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तृतीय नियम को संवेग संरक्षण सिद्धांत से प्रतिपादित होता है। इससे मतलब देखो पहला नियम बल की परिभाषा एकदम सही कह रही है, ये तो सही है कथन।
द्वितीय नियम से बल का व्यंजक, व्यंजक का मतलब है उसका फॉर्मूला, सूत्र प्राप्त होता है, ये भी सही है। तीसरे नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, ये भी सही है। तो ये तो तीनों ही कथन आपस में क्या हो गए, सही हो गए। तो डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। देखो आजकल ऐसे सवालों पर ज्यादा जोर दे रहा है एग्जामिनर, कोई भी एग्जाम देख लो आप, और खास तौर पर आपके अग्निवीर वाले जितने एग्जाम है उनमें भी इन सवालों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ना। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम कौन सा है? किरचॉफ का, स्टीफन का, न्यूटन का शीतलन नियम, उष्मा गतिकी का नियम। और ये चारों नियम दोस्तों हम एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है हीट एंड टेम्परेचर। उष्मा एवं ताप वाले चैप्टर में ये हम तीनों चारों नियम पढ़ते हैं। तो बताओ, देखें, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है, मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी क्या होती है, ठंडी होती है। और ये दोस्तों किरचॉफ ने कहा था। किसने कहा था? किरचॉफ ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सा सही है? अब आप ऑप्शन देख के आइडिया लगाओ क्या पूछना चाहता है आपसे। आपसे ये पूछना चाहता है कि जो अपन ताप के 4 पैमाने होते हैं उनमें हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, और वो रिलेशन जो आपको दे रखे हैं, देखो यहां ज्यादातर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का संबंध दे रखा है, तो कौन सा सही है? तो आप जानते हैं, देखो C/5 बराबर F-32/9। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में यही रिलेशन है, मिलान कर लो। C/5 बराबर F-32/9। मुझे तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है। बी वाला ऑप्शन ही आपको देखना एकदम करेक्ट लगेगा, बाकी तो है नहीं ऐसा कोई रिलेशन। चलिए अंतिम सवाल, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आएगा? शाबाश, एक बार सेशन को लाइक ठोको। देखें, कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो करिए एक बार। बिना कोशिश के कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, इसलिए मेहनत तो करिए अपने सक्सेस तक जाने के लिए। तो दोस्तों आपको एम दिया हुआ है 0.5 kg, वी आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो के ई बराबर 1/2 mv² होता है। अब देखो 1/2 गुणा m कितना दिया 0.5, v कितना है 2, तो 2 का आप स्क्वायर कर दो। तो 1/2 गुणा 0.5 गुणा 4, ये इसको काट दो 2 बार। तो यहां से गतिज ऊर्जा निकल के आएगी 5 दूनी 10, तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगने के बाद हट जाएगा 0। तो यहां दोस्तों उत्तर आएगा 1 जूल। और इस बार इस तरीके का सवाल एग्जाम में आपके छप सकता है दोस्तों। अब बताओ, ये थे 13 सवाल। 13 सवालों में अभी हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर होगा उसके बाद फिर दोस्तों हम आपको 30 मिनट में कैसे पेपर करते हैं वो भी हम सिखाएंगे। लेकिन जब तक एग्जाम डेट नहीं आए तब तक एक बार समझते हुए अच्छे से सॉल्व करते हुए चलिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी शानदार सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।
हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरी फौज? उम्मीद है आप बड़े जबरदस्त स्वस्थ मस्त होंगे। आ जाओ मेरे भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लीजिए सर पहला सवाल। त्रिकोणमिति का एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसका जवाब देना है। देखिए सर, आप एक सिंपल सी बात समझना। 0 डिग्री मतलब 0, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2। अब आपने यहाँ पे प्रश्न जो है उसको पढ़ना है। 1/√2 साइन π/6 कॉस π/4 कॉट π/3 माइनस कॉट π/3 सेक π/4 प्लस 5 tan π/4 बटा 12 साइन π/2। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक सिंपल सा काम करिए सर। इसका मतलब है 30 डिग्री, इसका मतलब है 45 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री। बोलो यस सर, है ना मेरे भाई? बोलो यस सर। तो यहाँ पे 1/√2 को आपने नहीं छेड़ा सर। साइन π/6 का वैल्यू जो है वो √3 बटा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, गुणा कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। सेक 30 का मान 2/√3 होता है, प्लस 5 tan 45 का मान 1/12, साइन 90 का मान भी 1 होता है। दोस्तों यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, √2 इंटू √2 2 बनेगा, 2 दूनी कितना रहा 4, √3 आपके पास 3 बना, ऊपर क्या रहा 2, प्लस 5 बटा कितना है 12। एलसीएम लेंगे 12 आया, 12 में 4 का भाग दिया 3, 12 में 3 का भाग दिया 4, 4 दूनी 8, प्लस कितना रहा लाडले 3 रहा, प्लस 5 रहा, सॉरी, है ना। तो 5 और 3 कितना रहेगा 8, 8 में से 8 घटाया बटा कितना है 12। सर यहाँ पे ये क्या रहेगा 0/12, सर क्या रहेगा 0। चलो, है ना। हाँ चलो आ जाओ। मैथ तो करनी पड़ेगी भाई, मैथ के बिना कुछ नहीं होगा, और ये एडवांस मैथ के क्वेश्चन तो आएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस सीधी सी बात ये है। चलो अगला सवाल। बिंदुओं x4-3 और 2,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में कोई रेखा अंतः विभाजित करती है, तो उसके निर्देशांक क्या है सर? मेरे भाई ये x1 y1 x2 y2 और ये m/n में अंतः विभाजित करती है। अंतः विभाजन के आपको निर्देशांक पता है, m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना भाई, तुम सिकंदर हो, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे सर, सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे m कितना लाडले 3, x2 कितना है सर 2, प्लस n कितना है 2, गुरुदेव n कितना है सर 2, और x1 कितना है 4, m प्लस n 3 प्लस 2, 5, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, 6 प्लस 8 बटा 5, सर ये 14/5 रहा। पहला निर्देशांक 14/5 ना तो इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। हाँ
तो इससे आएगा 100% आएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें कोई नहीं बता सकता भाई, कहां से क्वेश्चन आ जाता है किसको पता। तो अभी आपको निर्देशांक अंतः विभाजन के निर्देशांक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है ना तो ये क्वेश्चन तुम्हारा है। चलिए अगला, बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान, इसे मेरे प्यारे भाई x1 y1 x2 y2 कहता हूं। आपको मालूम है a और b के बीच का दूरी निकालना है, तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करिए। y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कितना दे रखा है भैया, 5 दे रखा है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, गुड, प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, गुड। अगर नहीं आता तो ईमानदारी से मन से पढ़ो आप, बस इधर 5 लिखा हुआ है मेरे भाई, आप इसका स्क्वायर करिए, इस पूरी टर्म का स्क्वायर करिए, इससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना रहा, 25। 5 का स्क्वायर कितना रहा, 25। 3 में से 7 घटाया, माइनस का 4 आया, माइनस 4 का स्क्वायर सर 16 रहा। इधर आपके पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर पड़ा है, प्लस है, तो ये प्लस का 16 इधर आएगा, 25 में से 16 घटाएंगे 9 आएगा। x माइनस 5 का स्क्वायर फिर भी पड़ा है सर, 9 सर 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। x माइनस 5 बराबर कितना आया, 3 आया। x बराबर कितना आया, 3 प्लस 5 कितना है गुरुदेव, 8। बताइए सर, लगा क्वेश्चन, जबरदस्त। 2 एंड 8 नहीं होगा, 8 आंसर होगा, ठीक है। देखो यहां पे है ना, एक चीज ध्यान रखना, इसमें यह भी हो सकता है, कारण क्या है कि जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये x माइनस 5 प्लस माइनस 3 रहा। तो अगर मैं x माइनस 5 बराबर प्लस 3 करूं और x माइनस 5 बराबर माइनस 3 करूं, तो यहां से 2 बेसिकली आंसर आते हैं सर। एक तो x बराबर 8 आया, यहां से x बराबर माइनस 3 प्लस 5 बराबर 2 आया, तो इसका आंसर 2,8 रहेगा सर। दोनों आंसर सही है सर, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। तो सी पे चिपकाने से पहले आप चेक करिए। और इसे वेरीफाई मैंने कैसे किया, मैंने कैसे सोचा, मैं बताता हूं। देखो मैंने यहां पे 2 लिखा, 2 में से 5 घटाया कितना रहा, 3, 3 का स्क्वायर, 3 में से 7 घटाया 4 सर, 16 प्लस 9 सर 25 रहता है, 25 का रूट कितना रहता है, 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, 25 किसका रूट है, 5 का, ये सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42, एक मीनार के पास से 50 मीटर की दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो उस मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें, हाइट बतानी है इस मीनार की, ठीक है लाडले। चलिए हाँ बताइए सर इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका लंब है दोस्तों, ये आपका आधार है। लंब और आधार किस में आता है बताओ मेरे भाई, लंब और आधार किस में आता है लाडले। लंब और आधार आपके पास tan 60 डिग्री बराबर L बटा A। L आपके पास कितना है H, A कितना है 50, और ये हमारे पास क्या रहा, √3, 50√3 H रहा आपके। बोलो यस सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है जी। हाँ अब ये सवाल करिए, बताओ मेरे भाई क्या रहेगा।
बेटा जिसके साइंस स्ट्रीम है उसके तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी, जिसके साइंस स्ट्रीम नहीं है उसे थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे हमारा जो एडवांस मैथ का सेशन है उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो तो चुल्लू भर पानी ले लेना भाई। 0.0036 डिवाइड बाय 0.18 है। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं लिए हैं, मैं क्वेश्चंस को लेवल मॉडरेट और हार्ड और इजी इनका एक कंबाइन जो है चीजें लेके चलता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। पॉइंट आपने हटाया सर, आपके पास ऊपर 2 जीरो गए, पॉइंट हटाया नीचे 1 2 3 और 4, तो यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 36/18 इंटू कितना रहा सर 100, बोलो यस सर। अब आपके पास 18 दूना कितना रहा 36, सर 2 में किसका भाग देना है 100 का। नीचे जीरो कितना है सर 2 जीरो हैं, तो पॉइंट 1 और 2 स्थान यहां से यहां आएगा मेरे भाई। पॉइंट 02 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ चलो आगे चलें क्या। हाँ जी, 80 से 20% अधिक कौन सी संख्या है। आप अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं वास्तव में सोचना पड़ेगा, क्योंकि चलो ठीक है एडवांस मैथ के लिए आप बोल सकते हैं सर थोड़ा टफ है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे चीजों को कंफर्म कर लेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो सोचना पड़ेगा भाई हैं। 80 से 20% अधिक संख्या कितनी है। 80 से 20% ज्यादा, इसका मतलब है 80 में 20% की वृद्धि करी। 80 में कितने की वृद्धि करी 20% की, यानी मेरे भाई 80 गुणा 120/100। तो दोस्तों यहां से 1 2 12 आटे कितना रहा 96, 96 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एक पासा फेंका। वैसे तो ये पासे के सवाल नहीं आते, फिर मान लो मैंने कहा यार आ जाए, मान लो भूले भटके से, एग्जामिनर है वो आपका मेरा किसी का सगा थोड़ी है, कि पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जब आप एक पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल परिणाम आपके पास 6 होंगे। कितने होंगे लाडले 6। और आपके पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, वो आपके पास 2 3 और 5 है। कितनी है लाडले 3। तो जो इसकी प्रायिकता रहेगी ना वो संभव अपॉन कुल घटना, यानी 3/6 बराबर 1/2। सी आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46, सर 1100 में 5 का भाग, 420 में 2 का और 550 में 5 का, फिर उनको जोड़ना है ना, बताओ। ऑप्शन रॉन्ग है। अच्छा ऑप्शन रॉन्ग कैसे है भाई, 3/6 1/2 आ रहा है ना, 1/2 आ रहा था, 1/5 कैसे आएगा। सर 1100 में 5 का भाग 2, 22 पंजे 210 होता है, 1110 होता है, 110 होता है, और 420 में 2 का डिवाइड किया 210 आया, प्लस प्लस 550 में मेरे भाई 5 का भाग दिया 1110 आया, 20 10 और 10 40, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है, तो 540 रहेगा आंसर। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इस आंकड़े को देख के सवाल को रगड़ देते हो ना तो भाई तुमसे बेहतरीन कोई नहीं है सर। जैसे मान लो ये मैंने 9604 लिखा, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए 98 का स्क्वायर कितना होता है। सर हमको इतना बड़ा याद थोड़ी होता है। तो भाई देखो 100 में से कितना घटाने पर 98 आता है सर 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 0.4, और 98 में से अगर तुम 2 माइनस करोगे ना कितना होता है 96, 96 0.4 इसका स्क्वायर है सर। आप कोई भी संख्या ले लो भाई, आप 97 का भी स्क्वायर ले लो सर, 100 में से 3 घटाया, यानी मेरे भाई 3 का स्क्वायर 0.9, 97 में से 3 घटा दो लाडले, कितना रहा 94, 94 0.9 इसका स्क्वायर रहेगा।
है ना। अगर आपसे 99 का स्क्वायर पूछे ना तो सर 100 में 1 घटाया, 1 का स्क्वायर 0 1, 99 में से 1 घटाओ 98। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इतना क्या है? तो बेटा 9604 देखते हैं ना, मेरे आंखों में वो रोशनी चमक रही है कि सर ये 98 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ए का A% किसके बराबर है? 9604 के, यानी A इंटू A बटा 100 बराबर 9604। सर ये A स्क्वायर बना, तो बेटा जी ये 98 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, यानी दोस्तों ये 980 का पूरा स्क्वायर होगा। ये लीजिए, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए बराबर 980। 98 आंकड़ा दिख रहा था तो सीधा सा आंसर है वैसे, है ना। चलो अगला देखिए। 9000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है, तो कितना होगा, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सीआई बताना है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है लाडले? 20%। 20 बटा 100 यानी 1 बटा 5, यानी मेरे भाई मूलधन आपका जो है कितना है? वो 5 है, और आपका मिश्रधन जो हो रहा है 1 रुपए का ब्याज, यानी आपने कहा मैंने 6 रुपए मिश्रधन के दिए सर। बोलो यस सर, है ना? यस सर। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे समय आपके पास कितना है? 2 वर्ष का, तो यहां पे 2, यहां पे भी 2 करिए। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। भैया यहां पे मूलधन दे रखा है, कितना है? 9000। तो 1 का मान 9000 बटा 25, 1 का मान 25 दिया 75, 15 25 छंग 150, 1 का मान कितना रहा? 360। अब प्रश्न क्या कहता है कि सर ब्याज कितना है? कि 25 रुपए तुम्हारा 36 रुपए बना है, तो सीआई कितना मिला है सर? 11 रुपए का, या 11 रेशियो कह दो। जब एक रेशियो का मान 360 है तो 11 का 11 इंटू 360 सर 0 6 3 6 9 और ये 3, 11 रेशियो का वैल्यू 3960 रहेगा। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस सर। चलिए, निम्न में कौन सी संख्या 4 7 और 23 से भाज्य है? सर जी 4 की भाजकता कहती है, 4 की भाजकता कहती है कि अंत में अंतिम 2 अंक या तो 4 से भाज्य हो या फिर डबल 0 हो। तो सर ये 4 से भाज्य नहीं है, ये भी 4 से भाज्य नहीं है। अच्छा, ये 4 से भाज्य है, बिल्कुल, ये 4 से भाज्य नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे ना भाई साहब, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सफलता से नहीं रोक सकती। बस थोड़ा सा आप आइडियोलॉजी को यूज करिए। क्वेश्चन हार्ड होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, कि जब आप 23 को देखेंगे आप सोचेंगे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, 7 को देखेंगे बहुत टफ है, लेकिन तुम 4 को भी तो देख सकते हो भाई, तुम 4 को भी देख सकते हो। 4 का रूल क्या है? भाजकता का 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से भाज्य होने चाहिए या डबल 0 होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमारा डी सेटल डाउन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कूलर का क्रय मूल्य हमारे पास 6400 है सर, लाभ परसेंट कितना है लाडले? मेरे भाई 24% है। हमसे कहा गया उस कूलर का विक्रय मूल्य बताओ। बेटा विक्रय मूल्य 6400 रुपए की चीज में 24% बढ़ा के बेचा आपने, यानी 124 निकाल लो। सर ये 2 0 से 2 0 कट गया, 64 का गुणा 124 से करना है। सर लास्ट अंक 4 चौक 16, यानी 6 आएगा, ये कंफर्म है। और 12 छिंग 72, तो 84 तो कभी नहीं आ सकता सर, वो 72 से ज्यादा ही होगा, ये भी गलत। राइट आंसर क्या रहेगा? ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यही आएगा।
तो दिस इज द माइंड लैंग्वेज, ये हम कहते हैं इसे, ये रॉ मटेरियल है, आपके अंदर से आना चाहिए आंसर। आप क्वेश्चन को देखें, उसके बाद अपने अंदर से जज्बात निकलने चाहिए कि यार 64 का गुणा करेंगे 124 से, 12 छिंग 72, 72 से 7200 ज्यादा होगा, यानी ये गलत हो गया। अब इन दोनों में चांसेस भी कम है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है ना। 4 चौक 16 सर, लास्ट में इसमें आ रहा है, खत्म। आप नियर बाय आंसर निकालने की कोशिश करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। नियर बाय नहीं निकालोगे, गड़बड़ है सर, ठीक है। हाँ, 45 का आंसर सी था बेटा, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तुम सी सी चिल्ला रहे हो, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम देख नहीं रहे हो उसको, है। चलो, मोगेम्बो खुश हुआ। अब बताइए, आज के पेपर में तुम्हारे 12 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? अगर 12 में से आज के पेपर में 8 प्लस भी सही हो रहा है ना, तो लोड मत लो भाई, पेपर का लेवल मैंने बहुत अच्छा रखा है। थैंक यू सो मच, राधे राधे।